हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्मार्ट नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं मतीउल्लाह चौधरी एडवोकेट आज फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 की धारा 24। ये जो धारा है, ये धारा ज़्यादा यूज होती है क्योंकि मेड़बंदी समस्या सबसे ज़्यादा होती है काश्तकारों में, तो इसका यूज इस धारा का ज़्यादा होता है। ये धारा 24, इसकी पुरानी धारा थी 41। जैसे कि इसमें लिखा है, सीमा संबंधी विवाद। जो धारा 24 होता है उसको निशानदेही के नाम से भी लोग जानते हैं, पक्की पैमाइश, मेड़बंदी, डिमार्केशन, पत्थर नस्ब, इसको कई नामों से लोग इसको जानते हैं, इसलिए मैंने सबका नाम लिखा है। धारा 24 यानी पक्की पैमाइश या निशानदेही, डिमार्केशन की जरूरत कब पड़ती है और ये कहाँ दाखिल होगा, तो मैंने लिखा है इसका जो क्षेत्राधिकार है न्यायालय, ये उप जिला अधिकारी न्यायालय में ये वाद दाखिल होगा। जो संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी होंगे उनके न्यायालय में ये वाद दाखिल होगा। आपको प्रार्थना पत्र या वाद पत्र के साथ में आपको क्या क्या संलग्न करना होगा उसके बारे में भी मैंने लिखा है। खसरा, खतौनी, नक्शा, इसकी आपको प्रमाणित कॉपी प्रार्थना पत्र के साथ देना होगा। उसके बाद देखते हैं, अगर एक से अधिक गाटों का सीमांकन के लिए हो तो जो उसका फीस होता है वो 1000 रुपया प्रत्येक गाटे का आपको दे होगा। अगर गाटा संलग्न है, जिस गाटे का आप सीमांकन करा रहे हैं, अगर उस गाटे से संलग्न है, अगर एक गाटा है या दो गाटा है, तो आपको मात्र 1000 रुपया ही फीस दे होगा। अगर गाटा संलग्न नहीं है तो प्रत्येक गाटे का फीस आपको अलग अलग दे होगा। डिटेल से अभी हम नक्शे के माध्यम से आपको बताएंगे कि कौन सा गाटा संलग्न है तब 1000 लगेगा, कौन सा गाटा संलग्न नहीं है तो उसका प्रत्येक गाटे का अलग अलग लगेगा। उसके बारे में भी आगे हम लोग सीखेंगे। ये हो गया यहाँ प्रार्थना पत्र के साथ में क्या क्या लगेगा। प्रार्थना पत्र में जो पक्षकार देगा, पक्षकार का नाम होगा, पिता का नाम होगा, पता होगा, गाटा संख्या होगा, क्षेत्रफल होगा, विवाद का विवरण होगा कि किस कारण से वो धारा 24 का प्रार्थना पत्र दे रहा है, उसका भी विवरण होगा। जो विपक्षी बनेंगे यानी आवश्यक पक्षकार बनेंगे, वो उत्तर प्रदेश सरकार वो आवश्यक पक्षकार है। उसके बाद आपका प्रार्थना पत्र स्वीकार कब होगा। प्रार्थना पत्र स्वीकार तब होगा जब आप प्रार्थना पत्र के साथ में खसरा, खतौनी, नक्शे की प्रमाणित कॉपी, चालान की रसीद, आप और जो उसमें उसका न्याय शुल्क होता है, इसमें न्याय शुल्क 5 रुपया लगता है प्रार्थना पत्र में, आप ये सब पूरा करके आप दे देते हैं तो आप जो संबंधित उप जिलाधिकारी होते हैं उनके रीडर के यहाँ आप प्रार्थना पत्र को देते हैं, उसको जांच करते हैं। अगर जांच में आपका सब सही है, खसरा, खतौनी, नक्शा आपने दिया है, चालान रसीद दिया है जो उचित है जो गाटे के हिसाब से, तो वो उप जिला अधिकारी महोदय के समक्ष वो प्रस्तुत करेगा। उसके बाद स्वीकार होने के बाद प्रार्थना पत्र स्वीकार कब होगा, स्वीकार होने के बाद उप जिला अधिकारी महोदय उसको दर्ज करने के लिए आदेशित करेंगे और संबंधित तहसील में भेज देंगे। लेखपाल व कानूनगो को कच्चा सीमांकन के लिए प्रेषित की जाएगी। उप जिलाधिकारी महोदय के समक्ष प्रार्थना पत्र आने के बाद संबंधित तहसील पर कच्चा पैमाइश के लिए यानी रिपोर्ट के लिए, आख्या के लिए वो प्रेषित की जाएगी। कानूनगो लेखपाल
कच्चा सीमांकन करने के पूर्व अगल बगल के जो गाटे हैं और जो खातेदार हैं उस गाटे के उनको सूचना देंगे, है अगल बगल के काश्तकारों को सूचना देंगे। सीमांकन कर अपनी रिपोर्ट 1 माह के अंदर उप जिला अधिकारी न्यायालय भेज देंगे। ये आप ध्यान रखिए, जब लेखपाल कानूनगो जाएंगे तो अगल बगल के काश्तकारों को वो पूर्व में सूचना देंगे। उनके मौजूदगी में अगर उसमें है तो कम से कम उसमें दो गवाहों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। उसमें ग्राम समाज यानी ग्राम प्रधान को भी वो बुलाएंगे। पर उसके बाद अपनी रिपोर्ट वो तैयार करेंगे। रिपोर्ट न्यायालय में आने के बाद प्रभावित पक्षकार को सम्मन नोटिस भेजा जाएगा। सम्मन नोटिस जाने के बाद 15 दिन के अंदर वो आपत्ति देने के लिए उनको मौका दिया जाएगा कि आपके गाटों में ये फला गाटे का सीमांकन के लिए आया है, आपके गाटे में इतना निकल रहा है। उनको नोटिस देंगे। अगर कोई आपत्ति देना है तो 15 दिन का उसमें समय दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर आपको कोई आपत्ति देना है तो आप आपत्ति दे सकते हैं। अगर आपत्ति आती है पहले ये देख लेते हैं, अगर नोटिस तामीला हो जाती है, नोटिस तामीला होने के बाद पत्रावली में संलग्न हो जाती है, कोई आपत्ति नहीं आती है तो आगे की कार्यवाही वो शुरू हो जाती है। अगर आपत्ति आ जाती है तो आपत्ति आने के बाद न्यायालय प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देगा और पक्षकारों को सुनेगा। इसमें एक चीज और है, जो कानूनगो उसमें ये आख्या जो प्रेषित करते हैं, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद या अगर आपत्ति नहीं आती है या अगर आपत्ति आती है वो सुनवाई पूरी हो जाती है। प्रक्रिया पूरे होने के बाद राजस्व निरीक्षक का बयान होगा। बयान वो ये करते हैं कि मेरे द्वारा ही ये रिपोर्ट बनाई गई है। उसमें सारे वो डिटेल जो भी रहता है उसमें वो अपना लिखाते हैं, बयान देते हैं कि मेरे द्वारा ही ये रिपोर्ट लगाया गया है। प्रार्थना पत्र, ये तो हो गया प्रार्थना पत्र का स्वीकार के मामले में। प्रार्थना पत्र कब अस्वीकार कर दिया जाएगा? प्रार्थना पत्र कब अस्वीकार कर दिया जाएगा? उचित अगर फीस आपने नहीं दिया है, जमा नहीं किया है, खसरा नहीं दिया है, खतौनी नहीं दिया है, नक्शा नहीं दिया है, अगर प्रमाणित कॉपी संलग्न नहीं है तो प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। ये जो रीडर होते हैं ये चेक करते हैं, अगर उसमें कमी रहती है तो उसमें आपको सूचना भी देते हैं कि आपकी ये कमी है, इसको पूरा कर दीजिए। फिर भी अगर आप या आपके अधिवक्ता अगर खसरा खतौनी नक्शे की प्रमाणित कॉपी या फीस जो उचित फीस है अगर वो जमा नहीं रहता है, अगर आप नहीं करते हैं तो उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बातें जो है हमारे या नए अधिवक्ता साथी हो या किसान बंधु हो, इसमें ये कंफ्यूज रहते हैं कि बस धारा 24 जो है वो निशानदेही के लिए पक्की पैमाइश, उसमें आप प्रार्थना पत्र दाखिल कर दो। लेकिन उसमें कुछ यह है कि किन कारणों से सीमांकन नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि हर गाटे का सीमांकन ही हो जाएगा, उसमें भी कुछ कारण है किन कारणों से सीमांकन नहीं हो सकती है। यह है जैसे नक्शा और खतौनी के रकबे में अंतर हो। अगर खतौनी में रकबा जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो 0.253 हेक्टेयर है और नक्शे में 0.240 हेक्टेयर है तो कम है नक्शे में, तो इन कारणों से भी इसका सीमांकन नहीं किया जा सकता है। प्रश्नगत गाटों में आबादी स्थित हो, अगर प्रश्नगत गाटे में अगर आबादी मकान बना है तो उसकी भी सीमांकन नहीं की जा सकती। मिन जुमला अगर नंबर है तो मिन जुमला नंबर का भी सीमांकन नहीं की जा सकती। मिन जुमला नंबर में जैसे मिन लगा हो, का खा हो,
आ बा सा लिखा हो। अगर ऐसे भी अगर है, अगर साधारण नंबर है तभी उसका सीमांकन होगा, मिल जुमला नंबर का सीमांकन नहीं की जा सकती। नक्शा त्रुटिपूर्ण हो, अगर नक्शा त्रुटिपूर्ण है तो उसके भी सीमांकन नहीं की जा सकती। अगर संबंधित गाटे का जिस गाटे के लिए आप सीमांकन करा रहे हैं, अगर उस गाटे में अगर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अगर कोई स्टे है तो उसका भी सीमांकन नहीं किया जा सकता। जिस गाटे का सीमांकन कराया जा रहा है पूरे भूमि पर कई वर्षों से अगर कब्जा ना हो, अगर कुछ भाग पर कब्जा है, कुछ भाग पर अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो उसका सीमांकन हो जाएगा। अगर पूरे भूमि पर कई वर्षों से अगर आप कब्जा ही आपका नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी आपका सीमांकन नहीं किया जा सकता। कब्जे को लेकर अगर कोई विवाद हो तो उसका भी सीमांकन नहीं किया जा सकता। खातेदारों से सीमांकन नहीं होगा। आप इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मान लो 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 8 लोग सह खातेदार हैं। मान लो 10 बीघे का खेत है, किसी का 2 बीघा है, किसी का 1 बीघा है। अपना ही सह खातेदार, एक सह खातेदार की भूमि को वो अपने में मिला लिया है, अपना खेत ज्यादा ले लिया है, अपने सह खातेदार का खेत कम हो गया है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपने सह खातेदार के खिलाफ ही सीमांकन कराएंगे, ऐसी भी सीमांकन नहीं की जा सकती है। उसको पहले आपको बंटवारा कराना होगा, बंटवारा कराने के बाद ही आप सीमांकन यानी पद की पैमाइश, निशानदेही आप करा सकते हैं और उसकी किया जा सकता है। अगर बंटवारा नहीं हुआ है, आपके सहखातेदार 2 हो, 4 हो, 10 हो, उसमें सहखातेदार है, उसका सीमांकन नहीं होगा। इसको आप विशेष ध्यान रखिए। जैसे ये जो मैंने बताया है कि फीस 1000 रुपया होगा अगर गाटा संलग्न है। जैसे मान लो ये जो प्रार्थना पत्र दिया गया, जो वो व्यक्ति है उसका गाटा 6 भी है, 3 भी है, 13 भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 की मेड़ है वो 3 से भी लगी है, 6 की जो मेड़ है वो 13 से भी लगी है। तो इसका सीमांकन आपको सिर्फ 1000 रुपया आपको फीस देना होगा, सिर्फ 1000 रुपया आपको देना होगा। ये इसका हो गया, ये इसका मेड़ यहां से मिल रहा है, इसका मेड़ ये यहां से मिल रहा है, तो इसका 1000 होगा। अगर आप 6 का करा रहे हैं, अगर आपका 8 है तो इसका आपको अलग से देना होगा 1000 रुपया, 1000 इसका अलग से देना होगा। अगर 2 आपका है, 6 है, 2 है, 8 है, तो ये आपको 1000 रुपया प्रत्येक गाटे का, यानी आपको 3000 रुपया देना होगा। और अगर इसका 6 से ये 13 सटा हुआ है, 6 से ये 3 ये संलग्न है, तो इसका आपको मात्र 1000 रुपया आपको फीस देना होगा। ये फीस कहाँ जमा होगा? ये राजकीय कोष में जमा होता है, उसकी रसीद आपको उसके साथ संलग्न करना होगा। तो ये उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका जो क्षेत्राधिकार है उप जिला अधिकारी महोदय के यहाँ है, उसमें आपको खसरा, खतौनी, नक्शा, और एक बात और ध्यान दे दें, जिस गांव का नक्शा अगर प्रतिबंधित है, जिसकी प्रमाणित कॉपी उसको नहीं दिया जाता है, जिस पे रोक लगाई गई है, तो उसके लिए उसमें उसको नहीं देना है। तो वो संबंधित लेखपाल के पास जो उपलब्ध नक्शा होता है उस नक्शे से वो सीमांकन हो जाता है। तो प्रार्थना पत्र के में अगर नक्शा आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, अगर प्रतिबंध है, तो आप अपने प्रार्थना पत्र के साथ में एक शपथ पत्र देंगे कि इस गांव का नक्शा प्रतिबंध है, इसलिए इसकी नकल जारी नहीं हो सकती है। तो संबंधित लेखपाल के पास जो नक्शा है उसे सीमांकन कराया जाए, इसका आपको शपथ पत्र एक अलग से आपको देना होगा। और जिस गांव का प्रतिबंध नहीं है उसका आपको देना अनिवार्य है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा कि किन कार्यों में स्वीकार होगा, कब अस्वीकार होगा, किन कार्यों से सीमांकन नहीं ही किया जा सकता है, कि होगा ही नहीं। तो ये मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, आप इसको याद कर लीजिए। नक्शा और खतौनी में अगर अंतर है तो भी नहीं होगा। परसंगत घाटों में आबादी है तो इसको
इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। त्रुटिपूर्ण है, मिन जुमला है, कई वर्षों से कब्जा नहीं है, कर्जों को लेकर विवाद है, इस पे अगर स्टे है तो ऐसे नहीं होगा। और दूसरी बात, इसको आप ध्यान से रखिए, आप देखिए कि मेल सटा होना चाहिए। जो ये लिखा है कि अगर संलग्न हो, यानी एक गाटा दूसरे गाटे से मेल सटी हुई हो, वो चाहे आप 2 गाटे का करा रहे हैं, 3 गाटे का, तभी फीस 1,000 रुपया लगेगा। और अगर थोड़ी दूर भी जिसकी मेल नहीं मिल रही है, अब देखिए ये 6 का मेल 8 से नहीं मिल रहा है, ना ये 2 से मिल रहा है, तो मेल मिलना इसमें जरूरी है दोस्तों। तो मैंने आज ये छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास किया, क्योंकि ग्रामीण इलाके में ये धारा 24 जो है ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मेड़ों का विवाद होता है, तो लोग बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपका जो भी डाउट है, आपका डाउट वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये स्वीकार होने की स्थिति है, ये अस्वीकार होने की स्थिति है, और ये किन कार्यों में ये सीमांकन या निशानदेही नहीं की जा सकती है। इसी मामलों में ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और ये हमारे पास कई लोगों का सवाल भी हमारे पास आता है कि इसमें कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि वह वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूं। तो दोस्तों वीडियो आप पूरा देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हमारी हर महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।